नमस्कार साथियों, राहुल मिश्रा नाम से पुकारा जाता है हमको और आप देख रहे हैं बुंदेली हलचल। साथियों, कोरोना महामारी के इस दौर में हर एक इंसान अपने तरह से श्रमदान करके, धन को दान करके और अन्य तरीक़ों से इस महामारी से डील कर रहा है या महामारी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। इसमें राजनेता भी सबसे सर्वोपरि हैं और आज हमारे बीच में सुर्खी क्षेत्र की पूर्व विधायक पारुल साहू जी मौजूद हैं, जिनसे हम आगे आज कोरोना के संबंधी और कई अन्य जानकारियों के बारे में हम बात करेंगे। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली हलचल पर। थैंक यू राहुल। मैम, जो ये कुछ दिन पहले हम लोगों ने सोशल मीडिया पर भी ये न्यूज़ देखी कि आप कुछ दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं फॉर द एसेंशियल कमोडिटीज़ की, जिनको सर्दी ज़ुकाम है उनको भी और जिनको कोविड है उनको भी फ्री दवाइयाँ। तो इस पर और मैम क्या आपकी रणनीति रही थी, क्या सब था जो आपने इसको तरीके से मिटिगेट किया और बात की इस पर? देखिए, जिस तरह की परिस्थिति पूरे प्रदेश में और देश में बनी और एकदम से केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े और मैं समझती हूँ मेरे परिवार में भी इसको इफ़ेक्ट किया था और हम लोग लगभग 1-1.5 महीने पहले से ही जो बेसिक मेडिसिन्स हैं वो देना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था जो काम सरकार को फास्ट करना चाहिए वो थोड़ा स्लो था। लोगों तक दवाइयाँ समय पे नहीं पहुँच पा रही थी और लोग अवेयर नहीं थे कि इस समय क्या करना चाहिए। तो हमने कहा इस समय अब राशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय दवाइयाँ समय पे दी जाएं। तो हमने एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन CMHO से चर्चा करने के बाद कि क्या दवाइयाँ देनी चाहिए, कंसल्ट किया। उन्होंने प्रिस्क्राइब मेडिसिन बताया हमको। वो मेडिसिन हमने अपने द्वारा निःशुल्क उन लोगों तक, खासकर जो गरीब हैं, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्या दवाइयाँ किस परिस्थिति में लेनी चाहिए, उन तक पहुँचे। और अगर गंभीर परिस्थिति बनने से पहले उनको समय पे ये बेसिक दवाइयाँ मिल जाएं तो शायद स्थिति गंभीर ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने निःशुल्क मेडिसिन जिसको भी ज़रूरत थी, चाहे हमारे सब्ज़ी वाले हैं, न्यूज़पेपर्स वाले हैं, जो मैं कहूँगी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, आप लोग भी हैं, ये लोग भी दिनों रात काम ही कर रहे हैं और एक्सपोज हो रहे हैं। तो इन लोगों को मैंने कहा कम से कम इनको दवाइयाँ मिलनी चाहिए कि रात बेरात अगर बुखार आ गया तो उनके पास एक बेसिक मेडिसिन होनी चाहिए। और कहाँ भागेंगे? मैम, जो ये बात आपने बोली है कि बेसिक मेडिसिन उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए जिनको शायद अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो हर एक राजनेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे किसी अन्य पार्टी के हों, उनको ये दवाइयाँ, ये अन्य उपलब्धताएं कहाँ से अवेलेबल हो रही हैं, जबकि आम आदमियों तक ये एक लगाम लगी हुई है कि उनको ये अवेलेबल नहीं हो पा रही इजीली। नहीं, आप थोड़ा उसको गलत तरीके से सोच रहे हैं। ये बहुत बेसिक क्रोसिन है, क्रोसिन अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। मतलब जो दवाइयाँ सब जगह हैं वही दवाइयाँ सब जगह है, वही है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। एक एंटीबायोटिक है और जो हम गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है कि अगर वायरल फीवर है, कोल्ड एंड कफ है, तो आप बेसिक मेडिसिन जो देते हैं, विटामिन C है, जिंक है, इस तरह की दवाइयाँ हैं जो हम दे रहे हैं ताकि ये कोरोना वायरस। लॉकडाउन पर आपका क्या ख्याल? लॉकडाउन इम्पोज करना कितना सही था, कितना गलत था, आप बताइए इस बारे में। देखिए, जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है और जिस तरह से पूरे निर्णय लिए गए हैं, आप सब जानते हैं, आप भी मीडिया हैं, फ्रंट वॉरियर हैं इस कोरोना में। जब दमोह का चुनाव चल रहा था, पूरा सागर लॉकडाउन था, लेकिन दमोह में लॉकडाउन नहीं लगा था। क्या उस समय कोरोना वायरस नहीं फैला हुआ था? पूरे देश में इतनी डेंजरस स्थिति थी, उसके बावजूद सिर्फ बंगाल में इलेक्शन चल रहा था, क्या उस समय लॉकडाउन नहीं था? आप मुझे ये बताइए, ये डिसीजन किस तरीके से लिए जा रहे हैं? और इस समय जो देश की स्थिति हुई है और इतनी खराब स्थिति हुई है, उसका सिर्फ एक कारण है कि सरकार का हर निर्णय गलत हुआ है और दिस इज़ द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, आई मस्ट से, बिग फेलियर। मैम, जैसे आपने कहा कि बंगाल में चुनाव, लेकिन वहाँ पर जैसे आप कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधि हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी इन्वॉल्व रही, हर जगह रही, यहाँ दमोह में भी रही, तो कांग्रेस पार्टी ने भी एक पीछे स्टेप नहीं लिया इस बात को लेके। फिर हम सीधा सरकार पर यदि बात डालें कि सरकार ने ये किया, तो कांग्रेस पार्टी भी कहीं पीछे नहीं रही, फिर इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिम्मेदारी तो अभी किसकी है? जिस पे जनता ने भरोसा जताया, जनता ने जिस पे विश्वास किया और यही सोच के विश्वास किया कि जब हम पे परेशानी आएगी तो हमारे साथ सरकार खड़ी होगी। सरकार को उस समय निर्णय सही लेने चाहिए थे और डिसीजन ऐसे लेने चाहिए थे कि दोनों तरफा हों।
आई एम नॉट फेवरिंग एनी पर्टिकुलर पार्टी। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में नहीं, एक आम जनता, एक आम नागरिक होने के नाते मुझे लगता है इस समय जो परिस्थितियाँ खराब हुई हैं, कहीं ना कहीं उसका कारण कौन है आप जानते हैं। और आप बताइए, जिस समय सरकार के पास अभी पैसा नहीं है, पीएम केयर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैसा इकट्ठा किया, जनता ने दिया भरोसा करके, लेकिन आज वही पीएम केयर से जब पूरे देश में वेंटिलेटर सप्लाई होते हैं तो पता चलता है कि जितने भी वेंटिलेटर्स दिए गए थे वो आज चालू ही नहीं है। 1 साल बाद ये स्थिति है, जब हमारा एक वेव आ चुका है, सेकेंड वेव तक हम क्या कर रहे थे? तो क्या भरोसा जनता आज कर सकती है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। सागर शहर की मध्यस्थली और सागर शहर की शान कही जाने वाली सागर झील, लगातार कई वर्षों से हम इस पर राजनीति होते हुए देख रहे हैं कि सफाई सफाई सफाई। पिछले साल लोगों ने श्रमदान किया, लोग आगे आए, लोगों ने कहा कि हम अपने तरफ से जो श्रमदान कर सकते हैं, खुद मतलब कुछ चीज़ें लेके पहुंच गए और तालाब की सफाई चालू कर दी। इस बार इसको बड़े स्तर पर स्मार्ट सिटी के अंडर में डाला गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 93 करोड़ का प्रोजेक्ट आया और 1 साल निरंतर इसकी सफाई होती रही है, लेकिन उसमें कोई सफलता मुझे नहीं दिख रही है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी आती है, कांग्रेस पार्टी ने अपने कुछ आंदोलन कर रहे हैं, कुछ इस पर विरोध जता रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है मैम? देखिए, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी मुझे मिली है कि डीसिल्टिंग प्रोसेस जो चल रहा है, उनका कहना है कि पर्टिकुलर लेवल पे डीसिल्टिंग हो चुका है, 80% काम हो चुका है। जो मैंने वीडियो देखा था सागर के जनप्रतिनिधि का, उनके कहने से ये हुआ। लेकिन आज जो न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि डीसिल्टिंग जो होनी चाहिए थी, अगर हुई है उतनी, तो भाई वो कहाँ पे आपने डंप किया है? एक एरिया होना चाहिए उसका। और अगर सब कुछ सही है तो आप रातों रात ये ट्रैक्टर चला के प्लाऊ का काम और हरियाली को दबा के मिट्टी दिखाने का काम किस लिए कर रहे हैं? और एकाएक कमलनाथ जी के कहने पे यहाँ कलेक्टर ने समिति भी बनाई है, जांच समिति, तो उसकी जांच भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो फिशी है, कुछ तो गड़बड़ है। मैम, जो आपने कहा गड़बड़, तो सीधा जनता को आंखों से भी दिख रही है कि कोई गड़बड़ तो हुई है। ऐसा नहीं, 93 करोड़ का एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट को सही तरीके से मॉनिटर नहीं किया गया, रेगुलेट नहीं किया गया, और आज लगभग जो भारत के मानसून का नॉर्थ इंडिया में समय है, लगभग 15 जून के आसपास है, मानसून आने की भी स्थिति आ चुकी है। इसके अलावा कई और चक्रवाती सिचुएशंस या चक्रवात कहें कि साइक्लोनिक कंडीशंस भी आ गई हैं हमारे यहाँ। तो बारिश का कोई प्रेडिक्शन है नहीं कि उसके पहले भी आ सकती है, उसके बाद तो आना तय है। मतलब सरकार की विफलता तो इसमें दिखती है। लेकिन पिछले जून 2020 से यह कार्य जब चालू हुआ था, तब से कांग्रेस पार्टी निरंकुश दिखी है, इस पर कोई बात नहीं की। लेकिन जब ये फाइनल स्टेज पे आया तो कांग्रेस पार्टी भी आई। तो पिछले साल से अब तक मैम कहाँ कांग्रेस पार्टी में कमी थी? देखिए, ये तालाब की जब बात हम करते हैं तो सागर शहर के हर एक व्यक्ति का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, एक जुड़ाव है इस तालाब से। और जिस तरह से स्मार्ट सिटी के बाद इसमें काम हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और आप खुद भी देख रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। रही बात कांग्रेस के लोगों का सामने आना और अपनी बात रखना, मुझे लगता है हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि आपके शहर में जनता का पैसा जब इस्तेमाल हो रहा है तो कितने अच्छे तरीके से हो रहा, उसकी जवाबदेही हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। और समय समय पे जिन लोगों ने आवाज़ उठाई है उसका जवाब भी देना चाहिए। इस तरह से चीज़ों को छुपाना या ढकना, ये भी एक तरह की मैं कहूँगी धोखा है जनता के साथ, ये नहीं होना चाहिए। मैम, कुछ दिनों पहले से हमने एक बीना में अस्थायी अस्पताल का निर्माण होना हुआ शुरू बताया गया कि 1000 बेड का अस्पताल होगा। कुछ डेट दी गई, मई में इतने तारीख को चालू होगा, फिर वो पोस्टपोन्ड होती गई, पोस्टपोन्ड होते मतलब वो सनी देओल का एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख। तो ये तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है, लेकिन इस पर कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा है, कोई यहाँ पर स्थिरता नहीं आ रही है। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं स्पष्ट बात कहूँगी कि ये जनता का पैसा है, और सरकार जब जनता का पैसा उपयोग करती है जनता के लिए, तो थोड़ा सा सेंसिबल डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि जिस समय ये निर्णय लिया गया, वो तो स्थिति ऐसी हो गई कि भाई आग लग गई और कुआं खोदने का काम आपने शुरू किया तब।
भाई अगर आपको चिंता थी कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहे हैं और समय पे दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, अगर चिंता थी तो उस समय ये जो डिसीजन लिया, 22 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है और 22 करोड़ में आप अस्थायी स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो परमानेंट नहीं है। आप उतने में परमानेंट चीज़ें बना सकते थे, व्यवस्थाएं कर सकते थे और तत्काल राहत देने के लिए जो वेयर हाउसेज़ हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेज़ जगहों पे अवेलेबल हैं, आप उन वेयर हाउसेज़ को एक्वायर करके मेडिकल सप्लाई देते चीज़ों का और लोगों को मदद पहुंचाते। आज डेट तक उसकी क्या कोई उपयोगिता है, मुझे आप बताइए। और 22 करोड़ रुपए जिस चीज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, क्या उसका बाद में उपयोगिता है? और आप ये बताइए मुझे, अगर देवरी विधानसभा में कोई बीमार है जिसको इलाज कराना है, तो वो क्या देवरी से बीना जाएगा इलाज कराने के लिए कि सागर कराएगा? और जब सागर में ही व्यवस्थाएं नहीं हैं ठीक, आप उसको दुरुस्त करते, आप उसको एक्सपैंड करते तो मैं समझ पाती हूँ। बीएमसी में आए दिन हम ये ऐसे केस देखते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं, जिस वजह से लोग मर रहे हैं। बीएमसी की इतर आपने एक तरफ क्या किया कि बीना में एक अस्पताल बना दिया गया, और बीना में अस्थायी अस्पताल जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वेंटिलेटर्स की, और उस टाइम पे आप अस्पताल बना रहे हैं। तो इस पर आगे क्या सरकार कर सकती है? आपका इस पर क्या टिप्पणी होगी? देखिए, जितना पैसा वहाँ पे लगाया जा रहा है उतने में तो मैं कहती कि जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लग जाते हैं और आप वेयर हाउसेज जो पहले से ही हैं, जो बिल्डिंगें सरकारी हैं, उनमें व्यवस्था करते। क्योंकि हमसे पहले सरकार ने बात कही कि हज़ार लोगों के लिए बन रहा है वो अस्पताल, और अभी मैंने कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उसमें 200 बेड की क्षमता है। अब 200 बेड क्षमता के लिए आप 22 करोड़ से ज़्यादा पैसे का, वो भी अस्थायी अस्पताल बना रहे हैं। ये कहाँ का लॉजिक है, मुझे ये बताइए। ये सीधा सीधा जनता के पैसे का वेस्ट करने वाली बात है। आप परमानेंट चीज़ बनाते, अगर आज बनाना है और आपको लगता थर्ड वेव तक हमको व्यवस्था करनी है, इतने में तो आप परमानेंट व्यवस्था कर सकते थे, वो नहीं किया आपने। टेम्प्रेरी किया, वो भी बीना में। आखिर क्यों? थर्ड वेव बच्चों पर आ रही है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वही है। तो बच्चों के लिए इनने क्या व्यवस्था की है, आप अपने तरफ से कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से पिछले साल और इस साल में हमने जो स्थिति देखी है वो किसी से छुपी नहीं है, और जिस तरह का मैनेजमेंट हुआ है वो तो इस तरह का मैनेजमेंट पूरी दुनिया में किसी ने नहीं देखा जो यहाँ पे हिंदुस्तान में हुआ है। और आने वाले समय में थर्ड वेव की जो बात हो रही है, मुझे अभी तक इसकी कोई तैयारी नहीं नज़र आ रही है। सिर्फ दिखाने के लिए जो तैयारियां हैं सिर्फ दिखाई जा रही हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड होनी चाहिए वो तैयारियां नहीं हैं। क्योंकि अगर आपको इतनी चिंता है, मैं आज भी कहती हूँ, आप मेडिकल कॉलेज जाइए, वहाँ जो वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं पीएम केयर से, जनता के पैसे से आए हैं। आज जिस समय लोगों ने अपनी सांसें तोड़ दी, लोगों के परिवार बिखर गए, जिनको ज़रूरत थी, जिनकी जान बचाई जा सकती थी, आप वो नहीं बचा पाए। उसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है कि वो घटिया या ख़राब क्वालिटी के वेंटिलेटर्स किसके द्वारा आए और पीएम केयर से आए? भाई, उसमें जनता का पैसा था, जनता ने पैसा दिया था, उसका जवाब तो देना होगा उनको। मैम, एक टीकाकरण पर भी बात आती है। आज गांव में एक स्थिति फैल गई है कि टीका गांव की लेडीज़ या गांव के लोग नहीं लगवाना चाहते हैं, कह रहे हैं कि मैं टीका नहीं लगवाना चाहूँगा क्योंकि इस पर दूसरों पर हमने असर होते देखा है। टीका लगने के बाद भी कई गांव में कुछ लोगों की इतनी हालत ख़राब हुई कि 2 महीने तक वो सही तरीके से रह नहीं पाए। तो इस टीकाकरण की पूरी व्यवस्था पर सरकार में जो कमियां हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, गांव-गांव आप जब जाते हैं, मैंने वीडियो के माध्यम से भी देखा है, कई जगह जो आपने कहा कि लोग लगाने से डर रहे हैं, ये एक अवेयरनेस की बात है। शायद ये सरकार की फेलियर है कि वो लोगों को अवेयर नहीं कर पाए कि टीका क्यों लगना चाहिए। आप दूसरी जगह पे जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया दूसरी कंट्री देखिए, इंग्लैंड में जाइए, दूसरी कनाडा में जाइए, सब मास्क फ्री हो चुके हैं। टीकाकरण जिस तेज़ी से चल रहा है वो सब हो चुका है। और जिस समय वैक्सीनेशन हमारे देश में जितनी पॉपुलेशन है, जिस तेज़ी से होना चाहिए था वो तेज़ी से नहीं हुआ। उस समय हमने दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई करी, आखिर क्यों? और आज जब हम जगह जगह देखते हैं नो वैक्सीन अवेलेबल, और अगर उसके ऊपर कोई बात करता है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। क्या इस देश में किसी को
अपने अधिकार के लिए बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं है। तो दिस इज़ समवेयर अ बिग फेलियर कि आप समय पे वैक्सीनेशन नहीं कर पाए लोगों का और अवेयरनेस नहीं हो पाई, जिसके कारण आज ये स्थिति बनी हुई है। मैम, अंत में आपका एक कोई इस मैसेज इस महामारी में लोगों तक, आम जनता तक ये पहुंचाना चाहें कि क्या आप करें क्या ना करें, और अन्य कोई सुविधाएं जो आप अपने तरफ से देना चाहती हैं जो अभी तक मीडिया के माध्यम से आप अपने माध्यम से नहीं दे पाई, तो प्लीज़ इस मैसेज के माध्यम से दीजिए। देखिए, मैं सभी से कहूँगी ये बहुत कठिन दौर है और ऐसी परिस्थिति हम सबके सामने पहली बार आई है जिस हालातों से हमारा देश गुजर रहा है। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी लॉकडाउन है, आप घर में हैं, लेकिन अगर जब ये लॉकडाउन खुलता है उसके बाद भी आप थोड़ा सा सावधान रहें, अपने परिवार को और बच्चों को सुरक्षित रखें। और रही बात समय पे दवाइयाँ लेने का, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग इसको ज़्यादा अभी तक कुछ लोगों ने जिनकी जान गई है, कई लोग समझ ही नहीं पाए कि उनको इस तरह की परेशानी है। मैंने सरकार से निवेदन किया था कि आप घर घर एंटीजन टेस्ट किट अवेलेबल करवाइए, हर अस्पतालों, हर मेडिकल स्टोर में वो अवेलेबल होना चाहिए, ताकि लोगों को समय पे पता चल जाए कि उनको बीमारी है ये। तो आज वो व्यवस्था शुरू हो गई है एंटीजन किट की, तो आप बीमारी को समय पे पहचानें और समय पे दवाइयाँ लेके अपना ट्रीटमेंट करिए, इसमें देरी ना करें। और सभी जनप्रतिनिधियों से और जो सक्षम हैं, जो जहाँ हैं, मदद कर सकते हैं, नीडी की मदद करिए, क्योंकि ये समय एक दूसरे की मदद का है और यही एक, मुझे लगता है, इस समय एक हल है, ताकि जिससे हम इस परेशानी से उभर सकते हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक पारुल साहू जी, जिन्होंने अपने सजेशंस, जो अपने सुझाव इस कोरोना महामारी के इस भयंकर विकराल समय में दिए हैं कि अधिक से अधिक मदद करें, लोग अवेयर रहें, टीकाकरण के लिए भी अवेयर रहें, लोग टेस्टिंग के लिए भी अवेयर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, और अन्य चीज़ें जो सरकारी विफल तंत्र और जहाँ पर चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं वहाँ तक भी पहुँचें। तो इन सब बातों पे हमें पारुल साहू जी से ये एक इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ मिली है। इसके अलावा और ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए बुंदेली हलचल पर। धन्यवाद। श्री बिरला ज्वेलर्स, कोतवाली रोड, सागर।